होटल हॉन्टेड भाग 23। इस कहानी के लेखक हैं प्रेम राठौड़। कविता अपने रूम का दरवाज़ा खोलकर कॉरिडोर में देख रही थी कि तभी कमरे के कोने में रखे हुए कैमरे में कुछ हलचल होने लगती है। अचानक उस कैमरे पर नाखूनों के निशान होने लगते हैं, जैसे किसी ने तेज नाखूनों से कैमरे का ऊपर का हिस्सा नोच लिया हो। कविता ने अपने रूम का दरवाज़ा बंद किया और अपने कमरे में आकर बाहर की ओर जंगल का नज़ारा देखने लगी। इस वक्त बाहर के माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। होटल से कुछ दूरी पर हाईवे के होने की वजह से गाड़ी और ट्रक की आवाज़ें सुनाई देती थी। उसने आसमान की ओर देखा तो पाया कि अंधेरे काले बादल धीरे धीरे करके चाँद को ढकने में लगे थे, जैसे वो चाँद को अपने पीछे छुपा लेने चाहते हों। कविता थोड़ी देर वहाँ का नज़ारा देखती रही, फिर अपने बेड पर आकर लेट गई। उसने अब बेड पर आकर अपने कमरे की लाइट्स ऑफ की और सो गई। चाँद की हल्की सी रोशनी कविता के कमरे पर पड़ रही थी। कैमरा में रिकॉर्डिंग अभी भी हो रहा था। तभी कमरे के कोने में दो लाल आंखें दिखाई देती हैं। कविता को देखकर गुस्से से घूर रही थी। वो इतने गुस्से में थी जैसे कई सालों का गुस्सा उसने अपने अंदर दबा रखा हो और अपनी आंखों के जरिए वो उसे बयां कर रही हो। उसका बस चलता तो वो कविता को अभी ही मार डालती, पर शायद वो किसी मौके का इंतजार कर रही थी। सुबह 11 बज रहे थे। इस वक्त ऊटी के सिविल हॉस्पिटल में काफ़ी चहल पहल थी। पाटिल उन सभी लोगों के बीच में से गुजरते हुए एक वार्ड की तरफ बढ़ने लगता है। वहाँ एक दो डॉक्टर के अलावा उसे कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि इस वार्ड में लोगों का आना जाना मना था। पाटिल जल्दी में चलते हुए कमरे का दरवाज़ा खोलकर सीधा अंदर घुस जाता है। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर डॉक्टर संजय पाटिल की ओर देखते हैं और अपना काम करते हुए कहते हैं, गुड मॉर्निंग मिस्टर पाटिल, काफ़ी दिनों बाद दिखाई दिए। संजय की बात सुनकर पाटिल उसे जवाब में कहता है, हाँ, क्योंकि ऐसी मौतें रोज़ रोज़ नहीं हुआ करती। पाटिल की बात सुनकर संजय थोड़ा मुस्कुरा देता है। वो अपना मास्क हटाते हुए कहता है, पर यह सब तो पहली बार नहीं हुआ जो आप इतने टेंशन में। पाटिल थोड़ा सीरियस मुँह बनाते हुए कहता है, 3 मौत डॉक्टर साहब, और एक ने तो हमारे सामने ही दम तोड़ा। कोई तो सुराग या पैटर्न होगा जिससे हम उस कातिल तक पहुंच सके। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी मौत होने के बावजूद भी कोई सबूत ना मिले। पाटिल की बात सुनकर संजय उसकी ओर देखते हुए कहता है, इन सभी मौतों में से एक ही बात कॉमन है जो आप अच्छी तरह से जानते हैं। उन सभी का दिल गायब था और अब भी यही हुआ है। संजय की बात सुनकर पाटिल चौंकते हुए कहता है, रिया का भी? पर ऐसा कैसे हो सकता है? रिया तो हमारे सामने ही मरी थी, तो फिर उसका दिल कैसे गायब हो सकता है? पाटिल की बात सुनकर संजय उसके हाथ में रिपोर्ट देते हुए कहते हैं, उस लड़की का दिल गायब नहीं हुआ, बल्कि कोई बम जैसा पूरा फट गया। मुझे उसके शरीर के लेफ्ट साइड हार्ट के मांस के कुछ टुकड़े मिले हैं। डॉक्टर संजय की बात सुनकर पाटिल सुन रह जाता है। संजय आगे बताते हुए कहता है, और जैसा कि आपको पहले से पता होगा, वो लड़का जो पार्टी की रात मरा था, उसे तो चाकू से मारा था। पाटिल संजय के पास आते हुए कहता है, हाँ, और उसे तो जयदीप ने मारा था और वही उसे घसीट कर बाहर ले गया था, तो ज़रूर उसकी बॉडी पर जयदीप के हाथ के निशान होंगे। संजय की ओर देखते हुए कहता है, उसके शरीर पर जो फिंगरप्रिंट मुझे मिले हैं वो जयदीप से मैच नहीं कर रहे थे। ये सब बातें सुनकर पाटिल का चेहरा पूरा पसीने से भीग जाता है। एसी की ठंडी हवा में भी उसे गर्मी लगने लगती है। वो संजय की ओर देखते हुए कहता है, जयदीप की मौत कैसे हुई? संजय पूरी रिपोर्ट उठाते हुए कहता है, जयदीप का चेहरा पूरी तरह पत्थर से कुचला गया था। किसी ने बड़े पत्थर से बार बार उसके चेहरे पर वार किया हो और उसके दिल के पास किसी ने अपना हाथ उसके सीने में डालकर उसका दिल खींचकर उसके शरीर से अलग कर दिया था। यह खूनी जो कोई भी हो,
काफ़ी ताकतवर इंसान है, क्योंकि बिना किसी हथियार इस तरह से मारना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इतना कहने के बाद संजय तीनों की रिपोर्ट पाटिल के हाथ में रख देता है। पाटिल इस वक्त बिल्कुल चुपचाप खड़ा था, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। अभी तक उसे कोई ऐसी कड़ी नहीं मिली थी जिससे वो आगे बढ़ सके। वो पुलिस स्टेशन जाकर पुराने केस की सभी फाइल खोलकर अच्छे से चेक करता है, पर उसे वहां भी कुछ नहीं मिलता। ऐसे ही फाइलों में खोए हुए पूरा दिन निकल जाता है। इस तरफ होटल में अब काफी कम लोग दिखाई दे रहे थे। दिन में कभी पुलिस वालों की चहल पहल थी। रात को खाना खाने के बाद अंकिता और मनीष राज के कमरे के पास पहुंचते हैं, क्योंकि वो पूरा दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था। मनीष के 2-3 बार नॉक करने के बाद राज अपने कमरे से बाहर आता है। उसकी आंखें लाल थी और रोने की वजह से सूजी हुई थी। रिया के जाने दुख के कारण उसने बहुत रोया था। यह कोई भी उसे देखकर कह सकता था। मनीष उसकी यह हालत देखते हुए कहता है, राज, तुम ऐसे अकेले कब तक रहोगे? मैं जानता हूं कि तुम्हें रिया के जाने का बहुत दुख है, पर ऐसे कमरे में अकेले रहने से या रोने से ये दुख कम नहीं होने वाला, बल्कि और बढ़ेगा। जब तक हम यहाँ हैं तब तक तुम हमारे साथ रहो। शायद इस तरह से तुम्हारा मन जरा हल्का हो जाए। मनीष की बात सुनकर राज मनीष से कहता है, कल मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट और रिया की बॉडी मिल जाएगी। उसके बाद मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगा। राज ने अभी इतना ही कहा था कि तभी मनीष का फ़ोन बजने लगता है। वो फ़ोन पर देखता है तो मिस्टर पाटिल का फ़ोन था। वो कॉल रिसीव करता है। हेलो मनीष, आज रात को 10 बजे के बाद तुम और राज मुझे होटल के पिछले वाले जंगल की ओर मिलो, मुझे ज़रूरी काम है।